गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आर्टिकल 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 5 टाइप्स जो आप लोगों की रिट्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जिनको नहीं पढ़ाया जाता है और ये एग्जाम में भी आप लोगों को नहीं पूछे जाते हैं, आर्टिकल 33। जो आर्टिकल 33 आप लोगों का है, इसमें क्या आप लोगों ने याद रखना है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आर्मी, जितने भी हमारे डिफेंस होते, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सीआईएसएफ हो या आईटीबीपी वगैरह हो, आप लोगों ने सुना होगा कि इनसे कहा जाता है कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह ड्रेसअप में नहीं डालेंगे जो भी इनकी वर्दी होती है। फिर आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस आप लोगों की देखी होंगी कि जिसमें क्या कहते हैं, कुछ एक आर्मी के जवान थे जो ये बता रहे थे कि आर्मी में जो हमें खाना मिलता है वो किस तरीके का मिलता है। तो इसके ऊपर भी हमारी 3 आर्टिकल हैं जो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो कि आपको एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आप लोगों ने जैसे मेंस लिखने हैं तो वहाँ पे आप आर्टिकल 33 के बारे में लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है। पार्लियामेंट हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड पर्सनल। ठीक है, जितने भी आपके जवान होंगे उन सब के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि जो एक इंडियन सिटीजन जो हमारा होता है, जो उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो उनमें कुछ एक ऐसे राइट्स होते हैं उनके जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है, कभी भी मेंस में लिखने को आ जाए आर्मी पर्सन के ऊपर जिसमें आप लोगों ने फंडामेंटल के ऊपर बात करनी है, तो आप आर्टिकल 33 का प्रयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनको कि कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके आर्टिकल जो होते हैं, या आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो ये हमें आर्टिकल 34 इस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आर्टिकल 35 कभी आप लोगों को अपने लाइफ में, जैसे मेंस लिखोगे, कभी आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं पार्लियामेंट की बात आ जाए, और आप लोगों का जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, हमारी जो विधानसभा विधानमंडल होते हैं, इनको कंपेयर करने को आ जाए, तो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल 35 का भी बता सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। स्टेट लेजिस्लेटर के पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता है, उनको इस चीज से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक आप लोगों की थी जिनको ध्यान रखना। पहला आर्म्ड फोर्सेस का है, दूसरा मार्शल लॉ का है, और तीसरा आप लोगों का स्टेट लेजिस्लेचर और आप लोगों का जो पार्लियामेंट होता है उसके ऊपर है। फिर हमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो स्पेशली फॉर इंडियन सिटीजन, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए है, और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आपके फॉरेनर्स के लिए भी भारत में दिए जा सकते हैं। तो आपने सिंपल याद रखना है, नॉर्मल सा फंडा है। आर्टिकल 15 आप लोगों का याद रखना जो मैंने बताया था, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30। ये वाले जो आपके 5 आर्टिकल हैं, ये इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। इनके अलावा जितने भी आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर प्लस इंडियन सिटीजन दोनों को एक समान है, क्योंकि सभी सारे के सारे इंडियन सिटीजन को हैं, बट कुछ एक ऐसे आर्टिकल हैं जो फॉरेनर आप लोगों के होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंट, हमने अब पढ़ना है पार्ट 4। पार्ट 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में ही करवा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जितने भी हमारे हम पढ़ेंगे 2 दिन में, एक एक कल के दिन में कंप्लीट कर दूंगा सारे। तो मैं मेन मेन ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, डीपीएसपी के ऊपर, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिस तरह का आपका एग्जाम है उसमें मैं 4 लाइनों में ही खत्म कर दूंगा, उसमें ही क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कौन से पार्ट में है, आप लोगों को पता लग गया। उसके बाद पूछेगा आप लोगों को कि कहाँ से लिया गया है इसे, तो आयरलैंड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसके बाद पूछेगा कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, तो 36 से आप लोगों ने 51 तक याद रखना, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं, क्या आप इनको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है इनको कोर्ट में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल एक नया वर्ड इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है, नॉन जस्टिसिएबल। तो ये भी याद रखना आप लोगों ने कि आपको, आपके जो ये डीपीएसपी है, अगर इसका किसी तरह से हनन होता है, हनन तो होता नहीं, तो इसके लिए आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है इसके ऊपर, ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। यही पूछेंगे आप लोगों से, बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, आर्टिकल 36 याद रखना। आर्टिकल 36 के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने वाला। आर्टिकल 36 में हमें क्या बताया गया है, मीनिंग ऑफ स्टेट। मैंने कल आप लोगों को राज्य के बारे में बताया था, यही बात है आप लोगों की, सेम एज आपका जो पार्ट 3 में आप लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 12, ठीक है। वही बात इसमें भी करी गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आपको कभी भी मीनिंग ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो आर्टिकल 12 होगा या आर्टिकल 36 वहां पे ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। कुछ एक स्टेटमेंट आप लोगों की दे रखी हैं इसके ऊपर, तो हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट याद रखनी होती है, वैसे 4 से 5 होती हैं, बस उनको नहीं याद रखना। आप लोगों ने याद रखना है एक B.R. अम्बेडकर जी की, कि नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो ये डॉक्टर V.R. अंबेडकर जी ने ये कहा था। इसको ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का है कॉन्साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप लोगों के हैं ग्रीन बाय लॉस्टिन, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। वैसे डॉक्टर V.R. अंबेडकर जी के ऊपर भी नहीं आया, बट हमें इनकी याद रखनी पड़ती है क्योंकि ये संविधान के निर्माता थे, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। आर्टिकल 37 जो हमारा है वो साफ साफ हमें ये कहता है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट जस्टिसिएबल। तो इसको थोड़ा आप लोग अपने ध्यान में रखें, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर आर्टिकल 38 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 38 में दो चीजें आप लोगों को पूछी जाती हैं, वैसे पूछा तो दोनों में से एक ही चीज जाएगी, बट आपने दोनों ही याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे बात सारी की सारी स्टेट के ऊपर ही हो गई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है तो स्टेट लगाना यहाँ पे जरूरी ही रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगाते रहना। स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल्स बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सीधा सा फंडा है कि जितना भी आप लोगों के अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना, आपको सिक्योर रखने का, और एक वेलफेयर स्टेट बनाने का किसका कर्तव्य बनता है, सारा का सारा स्टेट का बनता है। तो आर्टिकल 38 आप लोगों का रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी रहती है, जो एग्जाम में आने वाली होती है, और इसमें क्वेश्चन आने का चांस आप लोगों का रहेगा, तो स्टेट का सीधा फंडा है कि स्टेट आप लोगों की जो होगी, इसका कर्तव्य बनता है रिड्यूस करना किस चीज को, इनइक्वालिटीज को, ठीक है। इनइक्वालिटी को
कौन सी इनइक्वालिटी? ऑफ इनकम स्टेटस, कि सारा का सारा जो हमारा धन होता है किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में ही ना जाए, सबको एक सम्मान मिले, ताकि अमीर ज्यादा अमीर ना हो और गरीब ज्यादा गरीब ना हो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी उनको बराबर दी जाए। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा यहाँ से, कि ये किसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आप लोगों का, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो हमारा डीपीएसपी का पार्ट 4 है, उसका आर्टिकल 38 है, उसमें ये चीज़ें जोड़ी गई थी कि इनकम में आप लोगों का जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना, स्टेटस सबको इक्वल देना, फैसिलिटीज़ इक्वल प्रोवाइड करवानी सबको, अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल प्रोवाइड करवानी है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। हमारा जैसे ही आर्टिकल आता है, कौन सा? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिए। आर्टिकल 39 में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 में एक तो आएगा ये वाला ए, स्मॉल ए, एक आएगा कैपिटल ए। इनसे क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है कि क्या क्या इसमें रहता है। देखो, इसमें याद रखने का सीधा फंडा होता है, आप लोगों ने ना कीवर्ड याद रखने, LDC। ठीक है, LDC समझते हैं आप लोग क्या होता है? LDC होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, ऐसे याद रखना, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है आप लोगों का। और इसके बाद होता है PHC। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर, अपने अकॉर्डिंग बना लेना जो भी बनाना हो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? हमें कुछ नहीं याद रखना होता है, हमें बस ये कीवर्ड याद रखने होते हैं। 39A जब भी आप लोगों को आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अधिकार होगा किस चीज का? राइट टू एन एडिक्वेट ऑफ लिविंगहुड। ठीक है, सीधा सा फंडा है कि जो आप लोगों का जीवन है उसमें सुधार करने के लिए वाध्य रहेगा आपका स्टेट, मतलब आपके वेलफेयर के लिए कार्य करता रहेगा। तो आप लोगों ने कीवर्ड जब भी याद रखना, जब भी आर्टिकल 39A आएगा स्मॉल वाला, तो एल नाम से लिविंगहुड वाला कीवर्ड होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये मेंस में ये वाले वर्ड कम ही लिखने पड़ते हैं, हमें प्री में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। आर्टिकल 39 का बी पार्ट जब भी आप लोगों का होगा, तो इसमें क्या रहेगा हमारा? तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कीवर्ड रहता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टू कम्युनिटी। ठीक है, कि सबको इक्वल आप लोगों ने जो भी प्रदान करना है, उसमें किसी तरह का कुछ भी भेदभाव नहीं होना है, होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, राशन वगैरह डिपो चले रहते हैं, कुछ आपको बांटने के लिए आते हैं, जैसे इंजेक्शन लगते हैं, ऐसे कुछ काफी चीजें आप लोगों की होती हैं। तो आप लोगों के पास सेकंड जो कीवर्ड रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। ठीक है, थर्ड आप लोगों का C4C। इसमें क्या चीज आप लोगों ने याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है? कंसंट्रेशंस ऑफ वेल्थ ऑफ प्रिवेंट। ठीक है, वही सेम बात जो पीछे आप लोगों को मैंने बताई थी, कि इसमें आप लोगों ने कि जो हमारा पैसा होगा ये सबके पास इक्वल बंटना चाहिए, ना कि एक ही इंसान के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा पैसा होगा कुछ हाथों में ना होके पूरा का पूरा पब्लिक वेलफेयर के लिए सबको इक्वल जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। डी से आप लोगों का रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, सबको एक समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं आप लोगों के। फिर आप लोगों का नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे ई। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिटीजन आर नॉट अब्यूज।
तो स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए लोगों के। तो बिल्कुल स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि उनको बिल्कुल हर चीज़ जो होती है वो प्योर देनी चाहिए, पानी बिजली जो भी रहने का राशन वगैरह है, ठीक है, तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर होता है। हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो एच से आप लोगों ने हेल्थ याद रखना है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक आपका डी होता है इंपॉर्टेंट, और एक आप लोगों का एफ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का होगा उसको समझिए, जो लास्ट आप लोगों का होगा 39F। 39F आप लोगों का मोस्टली क्लास 1 और क्लास 2 के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात याद रखना आप लोगों ने, जो हमारे बच्चे होंगे, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज। बच्चों को आप लोगों को किस चीज़ की हर तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए? टू फैसिलिएट, टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर। ठीक है, बच्चों को स्वास्थ्य के, ठीक है, शिक्षा के, उनको उनके जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड होनी चाहिए। उनके अंदर एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है एग्जाम में, बट एचएएस के एग्जाम में आया हुआ है नहीं, एनटी के नायब तहसीलदार में आया था, कि 39F जो आप लोगों का था, इसको किसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो आप लोगों ने याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत ये बात जोड़ी गई थी कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो हेल्थी मैनर में अपने आप को डेवलप कर सकें, स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके। तो ये थोड़ा याद रखना, हो सकता है कुछ पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो मैंने मेन आप लोगों को जो बताया, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो रहेगा वो यही रहेगा कि जो आप लोगों का आर्टिकल 39D है, डी में इक्वल पे की बात की गई है, और इक्वल वर्क, सबको एक समान कार्य के समान रूप से वेतन प्रोवाइड होने चाहिए। अब आप लोग समझना है, ये नेक्स्ट वाले जो आप लोगों के होंगे तो आप लोगों ने कैसे याद करने हैं। 39A, 39A कैपिटल ए वाले आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सोशल वर्कर देखे होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सारा कुछ अचीव कर लिया, उन्होंने सोचा है कि अब मैंने क्या करना है, सोशल वर्क करना है। तो सोशल वर्क के रूप में आप यहाँ पे गवर्नमेंट को रखिए कि 39A में क्या है, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है, कि जो आपका राज्य होता है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों को फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करे, उनको कानूनी सहायता जो आप लोगों की होती है उसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्ज करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, लोगों को फ्री एड करने का कार्य करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 40 में क्या होता है, चलो ठीक है, उनको फ्री लीगल एड आप लोगों ने दे दी। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इनको अब हमने समझा दिया कि हमने आपको फ्री लीगल एड देनी है। फिर ये गांव की तरफ गए, तो गांव में आए तो इन्होंने क्या कहा, स्टेट शैल प्रोवाइड, या आप लिखो स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विथ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या कहा कि हमारी जो पंचायत हैं इनको हम क्या करेंगे, इनकी शक्ति और इनकी अथॉरिटी को बिल्कुल इक्वल ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपके पास क्या क्या शक्तियां क्या क्या पावर हैं। तो सेकंड आप लोगों ने ये देखना कि पहला इन्होंने गरीब लोगों के या लोगों के अपने पब्लिक के लिए देखा, सेकंड इन्होंने अपने पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए जो उनकी पंचायत होंगी उनको पावर और उनको अथॉरिटी देना प्रोवाइड किया। अब इन्होंने पंचायत को भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब इन्होंने देखा कि ये जो
आपके गरीब लोग हैं, अब इनको थोड़ा सा काम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गरीबों को कार्य करने का अधिकार दिया, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, समय समय पर उनको असिस्ट करना, गाइड करना। तो ये तीनों चीजें भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या हुआ, पहला क्या हुआ, पब्लिक लीगल एड दी। सेकंड, पंचायत को ऑर्गेनाइज किया। तीसरा, उनको डेवलप करने के लिए, उनको काम, उनको सक्षम बनाने के लिए एजुकेशन, और उनको समय समय पे असिस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। तो 42 में हमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये लोग जाके काम करेंगे, कहाँ पे, किसी भी जगह पे ऊपर जाके काम करेंगे, तो उनको वहां पे कंडीशन बताने की किस तरह से काम करना है। तो इसको भी थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है कि वहां पे एक एनवायरनमेंट तैयार करवाना। स्टेट शेल मेक प्रोविजन फॉर securing human condition of work and and maternity relief। ठीक है, तो अब इनको काम करने का अधिकार भी बता दिया, एजुकेशन भी दे दी, पब्लिक असिस्टेंट भी दे दिया। अब जहाँ पे इन्होंने जाके काम करना है, कि क्या वो लोकेशन या जो एरिया है, जो कुछ भी है, क्या वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं काम करने के एनवायरनमेंट में है, तो उनको बिल्कुल एक सिक्योर ह्यूमन कंडीशन के अकॉर्डिंग कार्य करने का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और जो आप लोगों को पता है, फीमेल को मेटर्निटी रिलीफ देना। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला आता है, मेटर्निटी रिलीफ का डिस्कशन हमारे कौन से आर्टिकल में किया है, और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में कहाँ पे बात की है, तो आर्टिकल 42 में इसकी बात की है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि जो आप लोगों का मेटर्निटी रिलीफ है, इसका मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था, तो असम हाई कोर्ट। आप लोगों ने याद रखना कि ये जो मैटरनिटी रिलीफ जो आप लोगों का होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये असम हाई कोर्ट ने लाया था। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको काम करने का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या बात होगी कि आपको वहाँ पे जो वेजेस या वेतन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो इस तरह के होने चाहिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा उसको बनाए रखें, आपके सारे के सारे खर्चे बना रखें। यहाँ पे बात यही होगी कि आपके लिविंग वेजेस के ऊपर बात करेंगे कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बात की है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि अब ऐसा तो नहीं है कि जो वो व्यक्ति था वो परमानेंट यहाँ पे रहेगा लाइफ टाइम। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि ये जो आने वाले टाइम में जो भी नए वर्कर आएंगे, उनके इस फेवर में ही ये जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो कार्य करे। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम एक आर्टिकल 43A लाएंगे, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा किसका, वर्कर्स का, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ताकि आपकी जो भी इंडस्ट्री होगी, कार्यस्थल होंगे, वो आपके साथ मनमानी ना कर सकें। तो अब आपने याद रखना है कि वर्कर का इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है, तो आर्टिकल 43A के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये सारी चीजें जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आर्टिकल, ये वाले, तो ये सारे आपको मेंस में लिखने को काम आएंगे। जहाँ पे आप लोगों की पब्लिक वेलफेयर की बात होगी, जहाँ पे लेबर वेलफेयर की बात होगी, तो ये आर्टिकल थोड़े ध्यान रखना। प्री में तो चाहे नहीं आ सकते, बट मेंस में आप लोगों को याद किस तरह से करने, वो मैंने सारे बता दिया। ठीक है, फिर आर्टिकल 43 का जो बी पार्ट है, इन्होंने क्या कहा कि अब हम फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो ये भी कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर पढ़ोगे आप लोग,
तो वहां से आप लोगों को सबसे पहले दो लाइनें मिल जाती हैं लिखने को। एक मिल जाएगी आप लोगों को 43B के बारे में, सेकंड यही कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनके अंतर्गत बनाया था, और फिर आप लोगों को सेकंड लाइन लिखने को आती है कि कब बनाया गया। वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 97th 2011 में। तीसरी लाइन आप ऐड कर सकते हैं, उस समय किसकी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी। वो आपका लिखने का कला होती है कि किस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, 43B के अंतर्गत आती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 43 में 97, जो 2011 में आप लोगों का हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है 43। अब कुछ केसेस हैं आप लोगों के जो आप लोगों को वैसे याद रखने पड़ेंगे। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डीपीएसपी के ऊपर लिखने को, तो मैंने पहले ही कहा था कि प्री के साथ साथ थोड़ा मैं मेंस का भी गाइड करता रहूंगा। तो आप लोगों को कुछ केस याद रखने पड़ेंगे। कौन से केस याद रखने पड़ेंगे? ये केस रिलेटेड होंगे आपके फंडामेंटल राइट और आपके डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही सारे अधिकार हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें कुछ चेंज करने के, डीपीएसपी में चेंज करने के। तो इन्होंने यहाँ पे बात की कि आपका जो फंडामेंटल राइट बड़ा है कि ये डीपीएसपी बड़ा है, इसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई थी। तो अब हम इसके ऊपर ही कुछ बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एक केस देखना है, चंपाकम। ठीक है, चंपा काम दोराई राजन केस। ठीक है, 1951 में हुआ था, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा हो। इन्होंने क्या कहा कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, ये क्या हैं? फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल ओवर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर हैं, ठीक है, बड़े हैं उनसे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना। इस कारण हम कभी भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी इनके ऊपर केस लिखने को आ जाए तो आप लोगों ने चंपा काम दोराई राजन केस याद रखना 1951 का, जहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो छोटे हैं किससे, फंडामेंटल राइट से, और आप फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, गोलकनाथ केस। ठीक है, और मोस्टली यही पढ़ाया जाता है, जो मैंने पहले बताया वो तो पढ़ाते नहीं है, बट फिर भी आपकी किस्मत खराब हुई तो वो आ गया, तो फिर वो पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। तो गोलकनाथ केस जो आपका 1967 में हुआ था, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपकी जो पार्लियामेंट होगी ये फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट वालों ने ये बात दिल पे ले ली, तो उन्होंने भी यहाँ पे आ दिया, क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने लाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, पर इसको सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है, ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इन्होंने कर दिया फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा अलग किया कि छोड़ो, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया आप लोगों का, फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि केशवानंद भारती केस आया था, तो उन्होंने बताया था कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करोगे, बाकी जो करना है करते रहो। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक और केस आता है, जो है मिनर्वा मिल का केस। मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल जो केस हमारा है वो ये हमें कहता है कि ना तो फंडामेंटल राइट बड़े हैं, ना ही आपके डीपीएसपी, बोथ आर इक्वल।
ये ध्यान रखना, अगर कभी आ जाए कॉन्सेप्ट किसने कहा था कि फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके इक्वल हैं, तो मिनर्वा मिल केस जो आप लोगों का हुआ था उसमें ये साफ साफ बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके डीपीएस भी खत्म होते हैं, आगे की बात हम करेंगे। तो हमें अब पढ़ना है पार्ट 4, इसी का ही पार्ट 4, अभी खत्म नहीं हुए। पार्ट 4 में ये चीज पढ़नी है हमें, ए। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्री के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ इतना ही याद रखने का रहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन से पार्ट में आती हैं, ये याद रखेंगे। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको लिया गया है, आर्टिकल 15A लिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर, रशिया से लिए गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी थी फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने की, तो रिकमेंडेशन याद रखेंगे आप लोग, पर्सन का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, ठीक है। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी, 10 थी। हमारी कितनी ड्यूटीज थी, 10, जिनको किसके अंतर्गत लाया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको बार बार मैं सुना रहा हूँ तो ये तो याद ही हो गई होंगी। अब कितने हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो चुकी हैं। तो ये ध्यान रखना, 11वीं हमारी 51K के अंतर्गत हमने इसको ऐड किया है, और ये हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2002 में हुआ था, जब आपकी कौन सी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एजुकेशन राइट के बारे में बताया था, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों की क्या जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल, तो नॉन जस्टिसेबल ही याद रखना। तो ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात होगी इसमें एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें मेन मेन चीज़ ही बताऊंगा, कंप्लीट नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने जो याद रखनी है। जैसे मैंने 51 की बात की है, तो 51A को याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखो थोड़ा सा, जैसे मैंने लिखा 51 कैपिटल ए, कैपिटल ए के साथ अब स्मॉल ए चलेगा, ये ध्यान रखना, अलग नहीं है, कैपिटल और स्मॉल साथ साथ चलेंगे। जो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, किसकी, रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। अब इसमें कोई कीवर्ड आप लोगों का, ए से एंथम, ठीक है, याद रहेगा, ए से एंथम, इस तरह ही याद किए जाते हैं, इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो वैसे बी की बात करेंगे, तो आप लोगों ने बी की बात जब भी करनी है तो आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, किन से, आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की बात, जब भी कीवर्ड आपको फ्रीडम फाइटर का आएगा, जहां से उनको आप लोगों ने सीखना है, उनसे उनसे बिल्कुल, ठीक है, इंस्पायर होना है, किनसे, ऐसे लिख लो सीधा, इंस्पिरेशन या इंस्पायर फ्रॉम फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर हमारे कौन से हैं, बी से आप लोगों ने याद रखना है, बी फॉर हमारे भगत सिंह जी हैं जो, उनको याद रखेंगे, तो ऐसे याद करना है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर हैं आप लोगों के, अगर ऐसे भी इनका नाम आप लोगों को ही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, बापू, महात्मा बापू हमारे, उनसे भी। तो बी से आप लोगों ने सीधा याद रखना, बी का मतलब होगा हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी की बात की जा रही है, कि आपने उनसे क्या करनी है, शिक्षा लेनी है, उनसे इंस्पायर होना है, कि फ्रीडम स्ट्रगल वालों से। ठीक है, तो ये है। आगे हम बात करेंगे 51A की, बात आएगी सी की। सी में आप लोगों ने क्या याद रखना है, अपहोल्ड, इसका भी मैं बताता हूँ क्या कीवर्ड होगा आप लोगों का, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सी, सी का मतलब होता है इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उनमें A B C, कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पे आता है।
तीन चीजों की बात की जा रही है। प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। एक कम बोल दिया मैंने, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तीन वर्ड दिख रहे हैं, सोवरेनिटी वहां पे पक्का होगा, इंटीग्रिटी होगा और यूनियन होगा। तो कैसे याद रखना, सी सी मतलब तीन, तो तीन कीवर्ड वहां पे होंगे आपके, तो तीनों से याद रखना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हमने इनके बारे में पढ़ रखा है। तो डी, डिफेंड आवर कंट्री। तो डी फॉर डिफेंड आवर कंट्री, अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। तो ये ध्यान रखना, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, डी फॉर डिफेंड आएगा वहां पे। तो ये भी है। फिर नेक्स्ट आपका ई से होगा। तो यहाँ पे ई से आप लोगों का होगा कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स। तो ई से क्या कीवर्ड बना सकते हैं, कॉमन ब्रदरहुड, इक्वलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इक्वलिटी की बात की जा रही है, तो ई फॉर इक्वलिटी, ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ में बताया गया है कि आपको जितने भी आपके हेरिटेज हैं, ठीक है, कल्चर है, उनको क्या करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। हेरिटेज का मतलब, एफ मतलब हेरिटेज क्या होते हैं, हमारे फोर्ट वगैरह होते हैं, तो एफ फॉर फोर्ट। ठीक है, याद रहेगा ये भी। एफ फॉर फोर्ट हेरिटेज में आते हैं हमारे, हमें उनको याद, उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा जी। जी में आपका क्या है, प्रोटेक्ट एंड, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचर या इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसको दर्शाता है, ग्रीनरी को, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, इसको याद रखना। एच की बात करेंगे जब हम, नेक्स्ट आईडी में आइए, नेक्स्ट आईडी देखता हूँ। आर्टिकल 51A के अंतर्गत मैंने आप लोगों को जी तक पढ़ाया। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रोटेक्ट करना किसको, नेचर को। नेचर क्या होता है हमारा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस चीज को दर्शाता है, ग्रीनरी को। तो इससे आप याद रख सकते। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा एच। एच हमें क्या बताता है, एच जो हमारा होता है ये है ह्यूमनिज्म के ऊपर, मानवता के ऊपर। ठीक है, टू इक्वलिटी, नहीं इसमें इक्वलिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी टू स्पिरिट एंड इनइक्वलिटी एंड रिफॉर्म। ठीक है, मानवतावाद की बात की जाएगी कि उनके बीच में एक, मतलब संगठित होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ह्यूमनिज्म का ऊपर बात होगी आप लोगों की, तो ये थोड़ा रहेगा आपका। आई है आपका, आई फोर, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेफ करना है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब होगा गवर्नमेंट के पास इनकम होगी तभी प्रॉपर्टी बना पाएगी। आई फॉर इनकम, आई फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह याद रखें आप लोग। इसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट जे। जे में ध्यान रखना आप लोगों ने, इसका तो नहीं बनेगा, अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लेना आप लोग। बट इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, इसमें ऑल इंडिविजुअल जितने भी हमारे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पे बात की जाएगी, ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, सबके लिए ऑल कलेक्टिव एक्टिविटीज की बात की जाएगी।
इसमें सीधा सा याद रखना है कि आप लोगों को हर तरह से बेहतर बनना है। वहां पे एक वर्ड होगा बेहतर, ये वर्ड होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है। तो जैसे आप लोगों का ये बताया गया है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं इनको अपने लिए कार्य करना पड़ेगा, जिसमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कलेक्टिव एक्टिव रहना पड़ेगा हर तरफ से। ये नहीं है कि एक ही तरफ से, हर तरफ से। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल जो आप लोगों का है जे। ठीक है। के लास्ट है हमारा। तो मैंने अभी बताया 51A। के की बात की गई थी तो एजुकेशन की गारंटी की बात की गई है। किनको कहा गया है कि जो हमारे गार्जियन होते हैं इनको कहा गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को 6 वर्ष से लेकर जो 14 साल का बच्चा है उसको आपको एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 6 to 14 का मतलब होता है के फॉर केजी। केजी क्लास में जाएगा बच्चा, तो ऐसे याद आप लोगों ने रखना है। ओके। तो इसमें क्या आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें एक जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक पर्सन थे, कमेटी बनाई गई थी इसमें, जिन कमेटी का नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी। आज तक एग्जाम में आप लोगों ने नहीं देखी होगी, प्री में तो बिल्कुल नहीं आती है, बट मेंस में तो फिर लिखनी पड़ेगी ना। 1999 में तो इनमें क्या हुआ था, इन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की गई थी कि स्कूल जो हमारे होते हैं, स्कूलों में फंडामेंटल ड्यूटीज को सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तभी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें होगी। तो उन्होंने ये बात कही थी, रिकमेंड किया था इस चीज़ के बारे में। इसके बाद आप लोगों से ये भी कहा है कि आप अगर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करोगे, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। तो लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने ही ध्यान रखना है। किसने ये एडवाइस किया है, तो नाम है व्यक्ति का जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। इसके बाद हमारा चलता है, देखो अब जितने भी मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाए हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को डिटेल बताए थे। ठीक है, पार्ट 5 तक, सॉरी पार्ट 4 तक। अब पार्ट 5 आप लोगों का आएगा। इनमें इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं आप लोगों को आएंगे, जो आपका एग्जाम है प्री लेवल का। तो मैं मेन मेन चीज़ें ही आप लोगों को इसमें बताया करूंगा। मेरा टारगेट यही है कि कल या परसों तक मैं सारा का सारा कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों का। और अब मैं आप लोगों को सिर्फ वही बताऊंगा जो काम की चीज़ें हैं। पार्ट 5 जो आप लोगों का है इसमें यूनियन की बात की है, बट जब हम डिटेल बैच पढ़ेंगे वहां तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में ही आप लोगों को बताता रहूंगा, जैसे मैंने पीछे के बताई हैं। इसमें याद रखना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। फिर से वही बात कि आपके प्री एग्जाम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहली 4 लाइनों में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना, जो पार्ट 5 है इसमें चैप्टर चलते हैं हमारे। ठीक है। कि चैप्टर 1 में क्या कहा गया है, चैप्टर 2 में क्या कहा, ऐसे चैप्टर काफ़ी सारे हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उनकी ही बात करेंगे। तो चैप्टर 1 जो हमारा होगा वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर बात करेगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। चैप्टर जो हमारा 2 होगा वो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर बात करेगा, पार्लियामेंट के ऊपर बात करेगा। चैप्टर 3 जो हमारा होगा वो हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स जो होंगी आपके प्रेसिडेंट की, उनके ऊपर बात करेगा। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उनके ऊपर बात करेगा। ठीक है। और इसके बाद पार्ट 4 जो आप लोगों का है वो यूनियन जुडिशरी के ऊपर बात करेगा। और पार्ट 5 है जो आप लोगों का वो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेगा। ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेगा। इनके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा। बस आप लोगों को जो एग्जाम में आते हैं वो मैं बता देता हूँ क्या आएगा। आपको पूछेंगे इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर 78। तो हम सारे के सारे आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही चीज़ पढ़ेंगे। 79 से लेकर 122 तक आप लोगों का होगा।
जो चैप्टर 3 है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है, चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है 123, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनियन जुडिशरी जो आप लोगों की है वो 124 से आप लोगों का 147 तक चलेगा, और इसके बाद सीएजी है आपका 148 से लेकर 151। देखो, इनमें एक चीज कॉमन रहेगी आप लोगों की, कि हमें इनमें सीधी सीधी चीजें पढ़नी होती हैं, कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आएंगे ये वाले बनते हैं जो मैंने बता दिए। फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन आएंगे कि बताओ, सीएजी जब अपनी ओथ लेगा, रेजिग्नेशन देगा, किसके पास देगा, ये सारी चीजें है ना। राष्ट्रपति के ऊपर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे कि किस किस को वो ओथ दिलाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर के बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। तो हम आपके प्री के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे, बट डिटेल बैच जब आप लोगों का होगा तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा, और उनमें क्या क्या आप लोगों के जो कीवर्ड यूज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी वीक एक और आप लोगों ने अपने ड्राइव में चीज़ चेक कर लेना, कि मैं आपका जैसे एलाइड का एग्ज़ाम है, जिन जिन का एलाइड का एग्ज़ाम है, आपको एलाइड के, एनटी के, एचएस के तो जरूरी नहीं है आपको पेपर, एलाइड और एनटी के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं मैं उनकी पीडीएफ अपडेट कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो उनको भी देखते रहना। आपको मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, उनसे क्या रहता है। वैसे तो मैं इनके जैसे अलाइड वाले स्टूडेंट है आप लोगों को मैं कोशिश यही करूंगा कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे दूंगा जीके सेक्शन के, तो आप लोग वहां से पढ़ लेना सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे आप लोगों के, तो उससे बाहर तो नहीं होंगे, रिवीजन साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। बाकी परसों से तो मैं क्लासेस आप लोगों को देना स्टार्ट करूंगा डिटेल वाली, और परसों से ही यूट्यूब के ऊपर, जैसे मैं परसों से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा आप लोगों की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, साथ में ही जियोग्राफी जो भी हम पढ़ेंगे, तो वो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपडेट करूंगा, उसकी पीडीएफ आप लोगों को देता रहा करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ना है, अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में सारा हो जाएगा, ठीक है जी, थैंक